नेपाल में सरकार बदल गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर यानी CPN-MC के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेपाल में नवंबर 2022 में आम चुनाव कराए गए थे। वोटों की गिनती के बाद से नई सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़ चल रही थी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए 25 दिसंबर की शाम 5 बजे की डेडलाइन तय की थी। 25 दिसंबर की सुबह तक नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन शाम होते होते माजरा बदल गया। पता चला कि देउबा के सहयोगी प्रचंड राष्ट्रपति के घर पर पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। दिलचस्प ये रहा कि प्रचंड की पार्टी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर थी। फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तीसरे नंबर की पार्टी का नेता सत्ता के शीर्ष तक कैसे पहुंच गया? आज हम जानेंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री प्रचंड की पूरी कहानी क्या है, इस बार के आम चुनाव में क्या खेल हुआ है और प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने से भारत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। उन्नीस 1960 का दशक था। नेपाल के ठिकुरे पोखरी गांव के प्राइमरी स्कूल की एक भरी क्लास में एक बच्चा खोया खोया दिख रहा था। उसका माँ साहब की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं था। उसकी नज़र दोस्त की लाई एक मैगजीन में छपी आकृति पर ठहरी हुई थी। वो तस्वीर माओ जेडोंग की थी। इस मुलाकात ने उसका मन हमेशा के लिए बदल दिया। वो माओ का दीवाना हो गया। आगे चलकर उसने एक कम्युनिस्ट गुट को ज्वाइन कर लिया। जल्दी ही इस गुट से उसका मन भर गया। उसका कहना था ये कम्युनिस्ट पार्टियां क्रांति से दूर जा रही हैं, इसलिए 1994 में उसने अपनी पार्टी बनाई। इसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी यानी CPN-M। उस लड़के का नाम था पुष्प कमल दहल, जिसे नेपाल की राजनीति में प्रचंड के नाम से जाना जाता है। प्रचंड के राजनीतिक करियर का सबसे अहम पड़ाव 1990 में आया। नेपाल में 1990 में संवैधानिक राजशाही की व्यवस्था आ चुकी थी। 1991 में नेपाल में पहली बार संसदीय चुनाव कराए गए। गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में नई सरकार बनी। ये लोगों की चुनी हुई सरकार थी, मगर राजा हेड ऑफ द स्टेट बने रहे। असली शक्ति उन्हीं के पास थी। कम्युनिस्ट पार्टियों ने चुनाव लड़ने के लिए सामूहिक पार्टी बना ली। 1994 में भट्टाराई और प्रचंड ने अलग होकर अपनी पार्टी CPN-M बना ली। संसद में उनका प्रतिनिधित्व बाबूराम भट्टाराई कर रहे थे, जबकि पार्टी के चरमपंथी गुट को प्रचंड लीड कर रहे थे। फिर आया साल 1996 का। उस समय नेपाल में नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे थे। 4 फरवरी 1996 को भट्टाराई ने देउबा सरकार को एक चिट्ठी भेजी। इसमें सरकार के सामने 40 मांगे रखी गई थी। मसलन 1950 की भारत नेपाल मैत्री संधि को खत्म किया जाए। इसके तहत दोनों देशों के बीच सामानों और लोगों के फ्री मूवमेंट पर सहमति बनी थी। भारत और नेपाल के बीच की सीमा को रेगुलेट किया जाए। भारतीय लाइसेंस प्लेट्स वाली गाड़ियों को नेपाल से बैन किया जाए। साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक संस्कृति को प्रतिबंधित किया जाए। वल्गर हिंदी फिल्मों, वीडियोज और पत्रिकाओं को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी घोषित किया जाए। नया संविधान बनाया जाए। राजा और शाही परिवार को मिलने वाली विशेष सुविधाएं बंद की जाएं। जमींदारों की जमीनों को जब्त कर गरीबों और भूमिहानों में बांटी जाएं। नेपाल को सेकुलर राष्ट्र घोषित किया जाए। इसके अलावा और भी कई डिमांड्स थी। चिट्ठी के अंत में लिखा था कि अगर 17 फरवरी तक उनकी सारी मांगें नहीं मानी गईं तो सशस्त्र संघर्ष शुरू किया जाएगा। ये सीधे तौर पर सिविल वॉर की धमकी थी। देउबा सरकार के लिए सभी मांगों को मानना नामुमकिन था। ये बात कम्युनिस्ट पार्टियां भी समझती थी, इसलिए उन्होंने डेडलाइन से 4 दिन पहले ही नेपाल के अलग अलग हिस्सों में हमले शुरू कर दिए। ये नेपाल में सिविल वॉर की शुरुआत थी। सिविल वॉर 2006 तक चला। 10 सालों तक चले गृहयुद्ध में 13,000 से अधिक लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और 2 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। फिर आया साल 2006 का। अप्रैल 2006 में सभी लोकतांत्रिक पार्टियों ने मिलकर राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इसके कारण किंग ज्ञानेंद्र को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उन्होंने संसद को फिर से बहाल कर दिया। नवंबर 2006 में प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और माओवादी नेता प्रचंड ने शांति समझौता कर लिया। वे लोकतंत्र की वापसी और नया संविधान बनाने जैसे मुद्दों पर सहमत हुए। प्रचंड के जीवन के बारे में हमने पूछा नेपाल के सिविल वॉर को करीब से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पुनेठा से। सुनिए
प्रचंड की जहाँ से शुरुआत होती है ना, प्रचंड को लोगों ने जानना 1996 के बाद से शुरू किया, जब उन्होंने गृह युद्ध तो नहीं कहना चाहिए, जनयुद्ध उन्होंने शुरू कर दिया था। और 10 साल उनका बड़ा सफल जो है, उसकी परिणति, अंतिम जो परिणति है, वो बहुत सफल रही, जब उन्होंने राजतंत्र को हटा करके एक गणतंत्र की स्थापना कर ली और वहाँ पर जो है वो आ गए। लेकिन जब वो संसदीय प्रणाली में जब वो आए, तो उसके बाद उनका बहुत बुरी तरीके से पतन हुआ है। और पिछले जो 2006 से लेकर के और आज तक जो है, अगर 15 या 18 साल तक का उनका जो देखा जाए, तो ये उसमें उन्होंने कुछ नहीं पाया है और लगातार उनका जो है पतन ही हुआ है, वैचारिक भी हुआ है और व्यक्तिगत तौर पे भी, संगठन के तौर पे भी वो बहुत नीचे गए हैं। और अब भले ही वो आज प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन वो बहुत कमज़ोर स्थिति पर हैं और तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी वो बन कर के रह गए हैं। और इसके बाद जो आज उन्होंने पाया है प्रधानमंत्री का पद, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद उनके लिए नहीं होने वाला है। उनकी विश्वसनीयता और भी कम होगी अभी आने वाले समय में। अप्रैल 2008 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसमें प्रचंड की माओवादी पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरी। मई 2008 में संविधान सभा ने राजशाही को खत्म कर दिया। नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति को देश का मुखिया जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया बनाने का ऐलान हुआ। जून 2008 में किंग ज्ञानेंद्र ने राजभवन छोड़ दिया। अगले महीने रामबरन यादव रिपब्लिक ऑफ नेपाल के पहले राष्ट्रपति बन गए और 15 अगस्त 2008 को प्रचंड ने पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। हालांकि प्रचंड अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। मई 2009 में प्रचंड ने नेपाल आर्मी के उस समय के मुखिया जनरल रूपमाकंड कटवाल को पद से बर्खास्त कर दिया। उनका कहना था कि आर्मी चीफ सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। राष्ट्रपति ने इस बर्खास्तगी को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कटवाल को वापस पद पर बहाल कर दिया। इसके विरोध में प्रचंड ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तब आशंका जताई गई कि नेपाल में फिर से सिविल वॉर का दौर शुरू हो सकता है, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। प्रचंड एक्टिव पॉलिटिक्स में बने रहे। वो अगस्त 2016 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2009 में कहा जा रहा था कि नेपाल में सिविल वॉर दोबारा शुरू हो सकता है। प्रचंड के मन में क्या चल रहा था? क्या उन्होंने ये ऑप्शंस खुला रखा था? 2008 में जब वो बन गए, तो जब एक बार उसको हथियारों को छोड़ करके जब संसदीय ये व्यवस्था को आपने स्वीकार कर लिया, तब आप दोबारा जो है जनयुद्ध शुरू करना आपके लिए बहुत आसान नहीं होता है और वो नहीं कर सकते थे उसके बाद शुरू वहाँ पर, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई थी। लोग ये चाह रहे थे कि अब जो है राजा चला गया है, नई सरकारें आ गई हैं, तो कुछ जो है उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएं। दूसरा, जो संसदीय व्यवस्था थी उसके अंदर जिस तरीके से काम करना चाहिए था, प्रचंड उस तरीके से नहीं कर पाए। क्योंकि वो होता यह है कि जब संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत आप आ जाते हैं, तो फिर वो सदन के अंदर फ्लोर मैनेजमेंट होता है जिसके साथ आपको चलना होता है। और प्रचंड की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि वो फ्लोर मैनेजमेंट नहीं कर पाए और उसमें जो है वो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अपने मनपसंद लोगों को नहीं बिठा पाए, इससे उनके लिए समस्याएं पैदा हुई। सिविल वार में जो है एक बड़ी विचित्र सी विडंबना है इसमें कि जिन लोगों ने 225 या 30 साल 1760 में जिस गोरखा राजा को जो है बिठाया था, जिन लोगों ने, और जो उसके फुट सोल्जर थे मध्य हिमालय का क्षेत्र, उसी मध्य हिमालय के लोगों ने नेपाल के लोगों ने बाद में जो है राजा को हटाया भी उन्हीं लोगों ने। तो और उनकी महत्वाकांक्षाएं दोनों ही बार थी कि जब सत्ता आएगी तो उनका भला होगा, लेकिन दोनों ही बार जो है वो बहुत ही जो है मायूस हुए हैं और उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जो मार्जिनलाइज तबके हैं वहाँ के, दलित हैं, ये हैं, जनजातियां हैं, उनको कोई भी फायदा इस पूरे प्रकरण में नहीं हुआ है। और सही कहें तो 10 साल में जो कुछ भी पाया, लगभग 17,000 लोगों के मरने के बाद, वो खो गया है, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ है समाज को। नेपाल का नया संविधान 2015 में अस्तित्व में आया था। तब संविधान सभा ही देश की संसद बन गई। संविधान बनने के बाद पहला आम चुनाव नवंबर 2017 में कराया गया। इसमें केपी शर्मा ओली की और प्रचंड की पार्टियों ने साथ में चुनाव लड़ा था। उन्हें बहुमत मिला। ओली प्रधानमंत्री बने। मई 2018 में उन्होंने अपनी पार्टियों को आपस में मिला लिया। इस गठजोड़ से नई पार्टी बनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी।
इसने अगले 2 बरस तक सरकार चलाई, फिर पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया। ओली ने प्रचंड को पीएम की कुर्सी सौंपने से इनकार कर दिया। 2020 के आखिरी महीनों में ओली संसद भंग कर चुनाव कराने की कोशिश करने लगे। उनकी कोशिश बार बार फेल हुई। उन दिनों नेपाल में एक पैटर्न चल रहा था, कैबिनेट की बैठक होती, वहां संसद भंग करने की सिफारिश की जाती, कुछ ही मिनटों बाद उस पर राष्ट्रपति का दस्तखत होता, फिर नए चुनाव की तारीख घोषित होती। इसके खिलाफ विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंचती, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता कि संसद भंग करने का फैसला असंवैधानिक है। ये चक्र दिसंबर 2020 और मई 2021 में दोहराया गया। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश जारी किया। तब से देउबा प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। देउबा वाली संसद का कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म हो रहा था। उससे पहले ही नई सरकार का गठन जरूरी था। हालांकि रिजल्ट आने के बाद भी गठबंधन तैयार नहीं हो पा रहा था। नेपाल की संसद के निचले सदन में कुल 275 सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल 5 बरस या संसद के भंग होने तक होता है। निचले सदन में बहुमत दल का नेता नेपाल का प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 138 सीटों की जरूरत होती है। इस चुनाव में शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की सीपीएन एमसी साथ में चुनाव लड़ रही थी। नेपाली कांग्रेस 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रचंड के पास 32 सीटें थीं। इसके अलावा उन्हें कुछ और भी छोटी मोटी पार्टियों का समर्थन था। वे आसानी से सरकार बना सकते थे, लेकिन देउबा और प्रचंड प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर अटके रहे। देउबा प्रचंड के साथ कुर्सी बांटने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे आखिरी तारीख तक प्रचंड का मन बदलने की राह देखते रहे। और जब प्रचंड का मन बदला तब तक खेल हो चुका था। प्रचंड ने देउबा का साथ छोड़कर केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल के साथ हाथ मिला लिया। ओली के पास 76 सीटें हैं। इसके अलावा 4 और पार्टियां उनके साथ में हैं। कुल जमा मिलाकर उनका आंकड़ा 178 तक पहुंच गया। ये बहुमत से 40 ज्यादा था। इसके बाद प्रचंड का प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल तय हो चुका था। नेपाल की मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन में 6 पार्टियां हैं। उनके बीच विचारधारा को लेकर टकराव रहे हैं। ओली पहले भी प्रचंड को धोखा दे चुके हैं। ऐसे में ये सरकार कितनी स्थिर होगी, क्या ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, समझने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, ये बिल्कुल सही असेसमेंट है कि क्योंकि डेमोक्रेसी में नेचुरली जो सत्ता का नेतृत्व कर रहा है या पब्लिक लाइफ में है, उनको क्रिटिसाइज लोग करते हैं, कंडेम भी करते हैं। और प्रचंड एक्सेप्शन नहीं है। और अभी भी जिस तरह वो प्रधानमंत्री हुए हैं, वो सबसे तीसरा बड़ा दल है। उनका पार्टी का स्ट्रेंथ 32 है, जबकि जो पार्टी उनको बाहर से या अंदर से ही सपोर्ट कर रहा है, एमाले केपी शर्मा ओली का, उनके पास 78 सीट्स है। इसलिए थोड़ा ये सब में भी ये लग रहा है कि प्रचंड ने बहुत ही एक सत्ता पर ज्यादा महत्वाकांक्षा दिखाया है। पटक बार 2008 से लेकर वो तीसरी बार हुए हैं। लेकिन हर बार की सिचुएशन अलग है। हर बार इलेक्शन होता है या जब वो नया प्रधानमंत्री बनता है तो चुनौती बढ़ जाती है। और प्रचंड के लिए अभी 2 चुनौती, एक तो टाइट रोप वॉक है कि वो बड़े पार्टी जो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर से एमाले और उसका नेता ओली के साथ उनका संबंध बिल्कुल खराब था। और कितना विश्वास बन पाएगा दोनों में, एक अहम सवाल है। दूसरा, वो कितना डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि नेपाल के अर्थतंत्र से लेकर सारा कुछ अभी बहुत ही नाजुक स्थिति में है। इसलिए एक चैलेंज भी आए हैं और फिर प्रचंड के लिए अवसर भी है कि लोग उनको केवल कंडेम करें या प्रचंड को प्रशंसा भी करें कि हाँ, इस बार तो कुछ किया। अगर नेपाल में प्रचंड के खिलाफ कोई मोर्चा खड़ा हुआ तो देउबा फैक्टर की कितनी भूमिका होगी, ये भी सुनिए। देउबा नेचुरली बहुत ही ऑफेंडेड ऑफेंडेड होंगी, वो समझ सकते हैं। क्योंकि कल संडे डेडलाइन था प्रेसिडेंट का दिया हुआ कि जो प्रधानमंत्री की उम्मीदवार है अपना दावी पेश करे। वो तैयारी भी कर रहे थे। इसी बीच में प्रचंड, चूंकि वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और देउबा ने कहा कि हम बड़े दल के नेता हैं और हमारे नेतृत्व में इलेक्शन लड़ी गई थी, इसलिए आप पहला फर्स्ट टर्म आप हमको दे दीजिए। तो इसी में उन्होंने, लगता है कि प्रेसिडेंट ने बिल्कुल साइलेंट या क्वाइट डील कर लिया था, पैरेलल एक्सरसाइज जारी रखा था। उसके बाद उन्होंने जाकर ओली के साथ उन्होंने
राजनीतिक दोस्ती कायम कर ली और प्रेसिडेंट के साथ दावा पेश किया। इसलिए मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट देउबा का जो दर्द है या जिस तरह से वो जिस तरह से आघात महसूस कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल है। इसलिए कोई भी ओकेजन होगा प्रेसिडेंट को डिफेम करने के लिए या पार्लियामेंट में मेन अपोजिशन के लीडर के रूप में उनको अपोज करने का या एक्सपोज करने का, या जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में है मान लीजिए वो परिस्थिति आता है डिपोज करने के लिए भी देउबा वो सक्रिय रहेंगे इस एज में भी। नेपाल में सरकारें मौसम की तरह बदलती रहती हैं। नेपाल की राजनीति में ठहराव का अभाव क्यों है, इसके बारे में भी घिमिरे ने हमें बताया। उन्हें सुनिए। पहले तो नेपाल में ये सब के लिए मोनार्की को लोग ब्लेम करते थे, क्योंकि नेपाल के लीडर्स में हमने ये चीज हम बता सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कल्चर का बिल्कुल न्यूनता होने के कारण वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि नेपाल से मोनार्की गया हुआ 14 साल हो गए, 14 साल में भी तो 14 से ज्यादा गवर्नमेंट बन गए हैं ना, इसलिए इसका दोष किसको देंगे। लेकिन आज तक उन लोगों ने किसी भी प्रधानमंत्री ने या लीडर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया इस इंस्टेबिलिटी के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक खास कारण ये है कि जब नेता लोग, जैसे अभी हमने शुरू में हम लोग बात कर रहे थे, ओली और प्रचंड के बीच में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हो गया है 2.5 साल का, जिसको उन्होंने पब्लिक नहीं किया है। तो यह सहमति किसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कितने समय के लिए, उस पर सहमति होती है। लेकिन जो कॉमन एजेंडा होता है, किस बेसिस पे हम गवर्नमेंट चलाएंगे, क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे, एजेंडा होंगे, आंतरिक पॉलिसी क्या होगा, बाह्य मुल्क के साथ हम लोग का संबंध किस तरह का होगा, मुल्क के डिग्निटी को हम लोग किस तरह मेंटेन करेंगे, इस पर कभी कोई बात नहीं हुई। एक कारण है इंस्टेबिलिटी का और पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का। दूसरा, नेपाल के पॉलिटिक्स में ये इंडिविजुअल बड़ा हो गया है पार्टी से, और बहुत सारे केसेस में तो मुल्क के इंटरेस्ट से ज्यादा वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट वो आगे रखते हैं। इसलिए भी ये फेल के पॉलिटिक्स में अगर लास्ट 15 इयर्स में 14 इयर्स में सबसे कोई चीज गंवाया है तो क्रेडिबिलिटी है। लीडर्स और पॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी घुमाया है। इसलिए ये सब नेता जब डिस्क्रेडिट हो जाते हैं तो फिर वो विकल्प के रूप में दूसरे को आगे ले आते हैं। नेपाल को भारत, अमेरिका और चीन एक प्लेग्राउंड की तरह देखते हैं। प्रचंड को प्रो चाइना माना जाता है। केपी शर्मा ओली भारत विरोधी बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। नई सरकार में तीनों देशों के लिए क्या कुछ बदलने वाला है, इस पर भी युवराज घिमिरे ने बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये लेवल है शिफ्ट करता रहता है। कभी ओली प्रो चाइना होते हैं, कभी ओली प्रो इंडिया होते हैं, कभी प्रचंड प्रो इंडिया हो जाते हैं। क्योंकि जब वो इंसर्जेंसी चल रहा था, सशस्त्र विद्रोह, इंडिया ने उनको शांति प्रक्रिया और नेपाल के पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम में लाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रोल तो प्ले किया ही, उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को भी उस पक्ष में लाया इंडिया ने। और देउबा का शुरू से एक था कि वो प्रो अमेरिकन एक इमेज बना था। लेकिन अब क्या हो गया, ये जो नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में मैंने जैसे बताया, पहले इंडिया आया और इंडिया ने और कंट्रीज को साथ में लाया। उसके बदले में चीन ने अपना प्रेजेंस को काफी बढ़ाया। प्रेजेंस के साथ साथ उसने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया नेपाल में। तो जब आप इतना इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली आप उस इन्वेस्टमेंट को और उस बढ़ता हुआ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फेवरेबल रेजिम चाहते हैं। इसलिए चाइना, अमेरिका और इंडिया तीनों नेपाल के आंतरिक राजनीति में जो अपेक्षित हद है उससे आगे बढ़ गए हैं। इसके लिए नेपाल के नेता लोग दोषी हैं। लेकिन अभी भी इंडिया और अमेरिका के राजदूत का एक्टिविटीज थोड़ा ज्यादा बड़ा था। उन लोग
कांग्रेस और प्रचंड के साथ बार बार मिल रहे थे, जबकि ओली या यूएमएल से नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उस समय लग रहा था कि अलायंस देवबा और प्रचंड साथ रहेंगे और इसी अलायंस गवर्नमेंट बना लेगी, ऐसा मान्यता था। तो ये हो सकता है कि जब दो इतना एक्टिवली देवबा और प्रचंड के साथ थे तो चाइना ने भी क्वाइटली कुछ काम किया, और अभी जो हो रहा है इतना सडनली 166 मेंबर्स एक साथ आ गए ओली के साथ, ये हो गया। लेकिन नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व ने बहुत हद तक लोगों का विश्वास और श्रद्धा लूज किया है। वो ये मानते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए मुल्क के स्वार्थ के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसलिए कौन किस समय प्रो अमेरिका बनेगा, प्रो चाइना बनेगा, प्रो इंडिया बनेगा, हम देखते रहेंगे फिर आपके साथ। नेपाल की राजनीति पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।